हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों का भगवती पीजी ऑनलाइन क्लासेस में फिर से स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्सों, दोबारा से इस महामारी में कुछ दिनों के लिए पूर्व में महाविद्यालय में ऑफलाइन क्लासेस चली थी, लेकिन बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हमारे पीजी कॉलेज के द्वारा फिर से ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं और आप इसका भरपूर लाभ लें और प्रत्येक वीडियो को आप देखें। फिर भी आपको कहीं डाउट लगता है तो आप हमसे फोन करके अपने डाउट को सॉल्व कर लें। देखिए स्टूडेंट्सों, हमने ऑफलाइन में आपको फर्स्ट यूनिट पढ़ा दी थी। बीएससी बीएड के बच्चों के ये टॉपिक आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग। और जो पीजी कॉलेज के जो बच्चे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के, वो इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं थोड़े से, तो इसलिए इसमें आप थोड़ा घबराने की या टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इन टॉपिकों को पढ़ चुके हैं। इसलिए तो एक दो दिन में आप इनके बराबर आ जाएंगे। इसलिए आप देखिए, हम केमिकल बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं। रासायनिक जो बंधन है वो किस प्रकार से एक मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। तो हम देखिए, कोई भी आपका मॉलिक्यूल्स जो बनता है वो एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान देखिए इस प्रकार से ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव, ये एक साम्य अवस्था है। और इस साम्य अवस्था पर देखिए ये हमारा ये, यानी कि ये कोई दो परमाणु है और ये दो परमाणु दूर हैं। जब इस प्रकार से आपका मान लीजिए हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, जैसे जैसे ये पास आते जाएंगे इसके, तो देखिए अब ये आपका, ये देखिए ये आपका बिल्कुल, और ये यहाँ आते आते देखिए ये आपके मॉलिक्यूल्स का निर्माण है, H2 अणु का निर्माण होगा। लेकिन जैसे जैसे फिर हम जाते जाएंगे ये वापस देंगे और इस प्रकार से ये आपका वापस परमाणुिक अवस्था में आ जाएगा। तो इस प्रकार से मॉलिक्यूल्स का निर्माण हो जाता है। ये आपका प्रतिकर्षण बल इज ग्रेटर देन आकर्षण बल, यहां पर जो है दूसरा है आकर्षण बल। आकर्षण बल इज ग्रेटर देन प्रतिकर्षण बल, ये लीजिए। तो इस प्रकार से ये मॉलिक्यूल्स का निर्माण हो जाता है आपका। जैसे देखिए, ये कोई भी दो परमाणु है, समझने की कोशिश करेंगे। ये आपके दो परमाणु हैं, ये आपके नाभिक हैं। दोनों परमाणु आपके मान लीजिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन दो परमाणु हैं और हम H2 अणु की बात कर रहे हैं। इस प्रकार से मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है और इन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार आपके इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन और इस नाभिक के बीच में ये तो गया आपका आकर्षण बल, ये आपका हो गया आकर्षण बल, आकर्षण बल। और देखिए ये आपका जो नाभिक और नाभिक के मध्य में ये हो गया आपका प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, और इसके बीच में ये प्रतिकर्षण बल हो गया। तो इस प्रकार से देखिए हमें ये दोनों आपके मॉलिक्यूल्स परमाणु हैं, परमाणु में, और ये दोनों जब क्रिया करके एक मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं, जिसको हम इस माध्यम से, इस ग्राफ के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रतिकर्षण होगा तो वास्तव में ये दूर रहेंगे आपके परमाणु। जैसे ही आकर्षण बल बढ़ेगा तो वास्तव में एक मॉलिक्यूल्स का निर्माण हो जाता है इस प्रकार से। तो ये हम एक सहसंयोजक बंध, एक रासायनिक बॉन्डिंग के अंदर हम जो है कोवलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ये एक सहसंयोजक बंध है। ये आपका क्या है, सहसंयोजक बंध है, कोवलेंट बॉन्ड है। ऐसा बंध है, सहसंयोजक बंध है, जो कि आपके दो इलेक्ट्रॉनों की साझे से मिलकर बना हुआ है। अर्थात देखिए हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता 2.1 और 2.1, दोनों की विद्युत ऋणता समान है। तो वास्तव में ये नॉन पोलर होगा, अध्रुवीय होगा 100%। कैसा होगा, अध्रुवीय होगा। अर्थात दो परमाणुओं की विद्युत ऋणता में
समान जब दो परमाणुओं की विद्युत ऋणता समान हो, बिल्कुल विद्युत ऋणता समान है 2.1 और 2.2, या उनमें कम अंतर हो कि मध्य इलेक्ट्रॉनों के सादे से सहसंयोजक बंध का निर्माण हो जाता है। दो परमाणु है जिनकी विद्युत ऋणता समान है, विद्युत ऋणता में कम अंतर हो, दोनों इलेक्ट्रॉनों के सादे से कोवैलेंट बंध का निर्माण हो जाता है, एक सहसंयोजक बंध का निर्माण हो जाता है, सहसंयोजक बंध बन जाता है। ऐसे यौगिक सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड्स कहलाते हैं। आपके सहसंयोजक यौगिक का निर्माण करते हैं। और हम आप देखिए आपको सहसंयोजक यौगिकों के सामान्य लक्षण, तो किस प्रकार से आपके कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण हुआ वो हमने आपको बता दिया। अब सहसंयोजक यौगिकों के सामान्य लक्षण हम पढ़ेंगे। देखिए इसमें सहसंयोजक यौगिकों के सामान्य लक्षण आप देखिए, सहसंयोजक यौगिकों के सामान्य लक्षण, सहसंयोजक यौगिकों के सामान्य लक्षण। अब देखिए मेरा स्टूडेंटों से विशेष वो है कि जो डिग्री कॉलेज के जो बच्चे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर वाले, वो इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं, तो इसलिए वो घबरा रहे। और जो इंटीग्रेटेड के जो बालक हैं उनके लिए ये स्टार्ट हो रही है यूनिट, तो इसलिए वो ध्यान रखें और ये अपना रिवीजन कर लें। डिग्री कॉलेज के बच्चे घबराने की जरूरत नहीं, उनका एक दौरान हो रहा है। तो इस बार सहसंयोजक यौगिकों के सामान्य लक्षण, तो देखिए सहसंयोजक यौगिक सामान्य लक्षण में नंबर 1 भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था की बात कर रहे हैं, फिजिकल स्टेज। देखिए भौतिक अवस्था में क्या है, हमने जैसे पढ़ा था भाई, जैसे आपने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स अणु का निर्माण किया था, H बॉन्ड H, दोनों की विद्युत ऋणताएं बिल्कुल समान है। जैसे हम Cl2 अणु की बात करें, Cl बॉन्ड Cl आपका 3.5 और 3.5, दोनों की विद्युत ऋणताएं समान है, इसलिए नॉन पोलर होंगे। और वास्तव में थोड़ा बहुत विद्युत ऋणता में अंतर होता है, तो ये अल्पध्रुवीय होते हैं। तो ये इनकी भौतिक अवस्था के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और इसी कारण से इनकी भौतिक अवस्था देखिए हम वर्ग 17 में देखे आपने F2Cl2, ये आपके गैसीय अवस्था में होते हैं। कौन सी अवस्था में होते हैं? गैसीय अवस्था में होते हैं। आपका ब्रोमीन जो है द्रव अवस्था में होता है, इसमें होता है द्रव अवस्था में होता है। I2 ठोस यौगिक है, आयोडीन क्या है? ठोस यौगिक है। तो इस प्रकार से हमने भौतिक अवस्थाओं के बारे में आपको बताया। दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो है आपके क्रिस्टलीय संरचना। क्रिस्टल संरचना, क्रिस्टल संरचना के अंदर आप देखिए कि अनेक सहसंयोजक बंध के द्वारा अनेक परमाणु जुड़ करके एक वृहद संरचना का निर्माण कर देते हैं। कुछ सहसंयोजक यौगिक ऐसे होते हैं जिनके अंदर असंख्य परमाणु जुड़ करके एक बड़ी वृहद संरचना का निर्माण कर देते हैं, एक बड़ी क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण कर देते हैं। जैसे एल्यूमिनियम नाइट्राइड, आपका हीरा, आपका इसके बाद में कार्बोरेंडम SiC, आपका ग्रेफाइट। तो ये इस प्रकार के सहसंयोजक यौगिक हैं जिनमें असंख्य परमाणु, अनेक परमाणु जुड़ करके क्रिस्टलीय वृहद क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण हो जाता है। एल्यूमिनियम नाइट्राइड, हीरा, कार्बोरेंडम और ग्रेफाइट। अब हम देखिए सबसे पहले जो आपको बताएंगे हीरे के बारे में, यानी हीरे से भी अधिक कठोर यौगिक है B4C3, बोरॉन कार्बाइड। बोरॉन कार्बाइड ये हीरे से भी अधिक कठोर यौगिक है, हीरे से भी अधिक कठोर यौगिक है। जैसे हम हीरे की संरचना बना रहे हैं, सबसे पहले हम हीरा की संरचना कर रहे हैं। इस प्रकार से सहसंयोजक बंध के माध्यम से ये देखिए असंख्य परमाणुओं का निर्माण जुड़ करके असंख्य परमाणु और एक वृहद संरचना का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार से देखिए ये आपका रहा और
ये कार्बन आपका, ये कार्बन और ये कार्बन, ये आपका कार्बन और ये कार्बन। और इस प्रकार से देखिए ये आपका एक चतुष्फलक का निर्माण हो गया। ये आपका जो बंद कोण है 109 डिग्री 28 का आपका हो गया। और इनकी जो कार्बन कार्बन के मध्य जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। इसमें जो संकरण होता है वो आपका sp3 होता है। इस प्रकार से तो देखिए यहाँ पर जो हम हीरे की संरचना के अंदर देख रहे हैं ये चतुष्फलकी होता है। इसमें बंद कोण का मान 109 डिग्री 28 का होता है। इसकी बंद लंबाई 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। इसमें संकरण sp3 होता है। और इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण यह विद्युत का कुचालक होता है, कुचालक होता है। तो इस प्रकार से यह विद्युत का कुचालक होता है। देखिए हम क्रिस्टलीय संरचना के अंदर पढ़ रहे हैं भौतिक अवस्था में। तो देखिए आप पहला आपका हो गया, दूसरा आपका इसमें देखिए हीरा जो है वो चतुष्फलकीय अवस्था में होता है। चतुष्फलकीय संरचना होती है इसकी। दूसरा इसमें जो बंद कोण का मान है, बंद कोण जो है 109 डिग्री 28 का होता है। तीसरा इसमें जो बंद लंबाई है वो बंद लंबाई 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। और इसमें चौथा जो संकरण है वो आपका संकरण जो होगा sp3 होता है। और पांचवा पॉइंट इसमें एक भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण ये विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक होता है। तो इस प्रकार से देखिए ये विद्युत का एक कुचालक होता है क्योंकि इसके अंदर एक भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। और इसमें कई अनेक संयोजक बंधों के द्वारा होकर के बड़ी वृहद संरचना का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने हीरे के बारे में आपको पढ़ाया। अब इसके बाद में देखिए इसी के अंदर क्रिस्टलीय संरचना के अंदर दूसरी टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ग्रेफाइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला हमने आपको भौतिक अवस्था पढ़ाया, दूसरा जो है आपको क्रिस्टलीय संरचना, सहसंयोजक यौगिकों के सामान्य लक्षण चल रहे हैं। और उसमें देखिए पहला टॉपिक जो है हम भौतिक अवस्था पढ़ चुके हैं, भौतिक अवस्था पढ़ चुके हैं। दूसरा जो है हमारा क्रिस्टल संरचना, जिसमें हमारा हीरे के बारे में हम पहला एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं ये अभी जस्ट। और तीसरा इसी में भी जो हम पढ़ रहे हैं दूसरे पॉइंट के अंदर वो है आपका ग्रेफाइट। ये देखिए ग्रेफाइट की जो संरचना है वास्तव में वो कैसी होती है? षटकोणीय होती है। हम देखिए ये षटकोणीय आपकी संरचना है। और इस प्रकार से ये षटकोणीय आपकी संरचना हम जो बना रहे हैं ये हमारा। और ये देखिए ये आपके एक कार्बन से दूसरे कार्बन के बीच की दूरी 1.4 आपका जो है 1.42 एंगस्ट्रॉम होती है। ये कार्बन से दूसरे कार्बन के बीच की दूरी। ये देखिए अगली परतीय संरचना जो है वो ये रहेगी आपकी। ये लीजिए एक परत से दूसरे परत के बीच की दूरी, ये एक परत से
दूसरे परत के जो बीच की दूरी हम जो पढ़ रहे हैं वो आप देख लीजिए 3.35 एंगस्ट्रॉम होती है, एक परत से दूसरे परत के बीच की दूरी। और ये आपका देखिए ये आपके ये कार्बन रहेगा आपके षटकोणीय संरचना होती है, ये देखिए हम पढ़ रहे हैं ये आपका, और ये एक कार्बन से दूसरे कार्बन के बीच की दूरी हमने आपको बता दी कितनी होती है। एक परत से दूसरे परत के बीच की दूरी इस प्रकार से देखिए ये रहा आपका ये और ये। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण, एक फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण हम इस प्रकार से देखिए ये आपका एक फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण एक मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह विद्युत का सुचालक होता है। तो ये है हमारे ग्रेफाइट की संरचना, जो कि हम ग्रेफाइट की संरचना अब देखिए इसमें ग्रेफाइट की संरचना जो होती है षटकोणीय होती है, षटकोणीय होती है। दूसरा इसमें जो है एक कार्बन से दूसरे कार्बन की जो बंध लंबाई है वो है आपकी 1.42 एंगस्ट्रॉम। तीसरा है एक परत से दूसरे परत के बीच की दूरी जो है वो है 3.35 एंगस्ट्रॉम होती है। इसमें संकरण जो है वो आपका होता है sp2 संकरण होता है, sp2 संकरण होता है। तीसरा एक फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं? ये सुचालक होते हैं। तो देखिए इस प्रकार से स्टूडेंट्सों हमने आपको हीरे और ग्रेफाइट के बारे में बताया, सहसंयोजक यौगिकों के सामान्य लक्षण, सहसंयोजक यौगिक से किस प्रकार से मॉलिक्यूल्स का निर्माण हो रहा है। इंट्रोडक्शन में हमने आपको बताया भौतिक अवस्था, दूसरा क्रिस्टलीय संरचना के अंदर सबसे पहले हीरे के बारे में हमने पढ़ा, अनेक परमाणु जुड़ करके बड़ी बृहद संरचना का निर्माण कर रहे हैं, जो कि हमने हीरे की संरचना आपको बताई। उसके अंदर एक भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। हीरे और ग्रेफाइट में आप अंतर लिखिए तो आपके सामने बिल्कुल है, वहां जो है चतुष्फलकीय संरचना होती है या षटकोणीय होती है, या कार्बन कार्बन की बंध लंबाई 1.42 एंगस्ट्रॉम होती है, तो वहां पर जो है 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। यहाँ वहां sp3 संकरण होता है या sp2 संकरण होता है। यहाँ एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन वहां फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसकी जो वो है ये विद्युत का सुचालक होता है। कैसा होता है? ये विद्युत का सुचालक होता है। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट, और इन सब चीजों को आप उनकी क्लास में भी आप 11th क्लास में भी आप पढ़ के आए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। देखिए ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण भौतिक अवस्था में है, जो हमने आपको क्रिस्टलीय संरचना के अंदर दूसरा टॉपिक आपको बताया। आपको ये दोनों टॉपिक आते रहते हैं। हीरे और ग्रेफाइट की संरचना आप बनाएं, हीरे और ग्रेफाइट में अंतर लिखिए, आप हीरे और ग्रेफाइट के बारे में आप समझाएं। तो इस प्रकार से क्रिस्टलीय संरचना के अंदर तो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने आपको हीरे और ग्रेफाइट के बारे में आपको बताया। अब नेक्स्ट है गलनांक और क्वथनांक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए गलनांक एवं क्वथनांक के बारे में हम पढ़ेंगे, वो देखिए तीसरा पॉइंट जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे गलनांक एवं क्वथनांक के बारे में। तो देखिए क्रिस्टलीय संरचना वाला दूसरा टॉपिक चल रहा था, उसके अंदर हमने नंबर 1 पढ़ा था हीरा, दूसरा हमने पढ़ा ग्रेफाइट, ठीक है। तीसरा जो हम पढ़ रहे हैं वो है मेल्टिंग पॉइंट, वेल बॉइलिंग पॉइंट। गलनांक है
क्वथनांक। देखो क्रिस्टलीय संरचना के अतिरिक्त इन यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक के मान जो होते हैं निम्न होते हैं। क्रिस्टलीय संरचना को छोड़ करके क्रिस्टलीय संरचना के अतिरिक्त इनके गलनांक व क्वथनांक के मान निम्न होते हैं। चौथा पॉइंट जो पढ़ेंगे हम जल में विलेयता, जल में सॉलिबिलिटी, जल में विलेयता। तो जल में विलेयता देखिए आप कि ये नॉन पोलर होते हैं, अध्रुवीय होते हैं। अध्रुवीय होने के कारण ये जल में अविलेय होते हैं। जल में क्या होते हैं? अविलेय होते हैं। क्योंकि जल कैसा होता है? पोलर होता है। जल ध्रुवीय होता है, यानी जल ध्रुवीय होता है, ध्रुवीय होता है। तो इस प्रकार से ये अध्रुवीय होने के कारण जल में अविलेय होते हैं। पांचवा पॉइंट देखिए, वो है विद्युत चालकता। विद्युत चालकता, तो विद्युत चालकता में देखिए, हीरा जो है विद्युत का वो चालक होता है। हीरा विद्युत का को चालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट जो है, दोनों ही संयोजक यौगिक है। ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक होता है। कैसा होता है? सुचालक होता है। तो इस प्रकार से देखिए, क्योंकि इसके अंदर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, इस कारण से ये विद्युत का सुचालक होता है आपका ग्रेफाइट। छठा जो पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया में आणविक प्रकार के पाए जाने के कारण इनकी क्रियाशीलता का मान कम पाया जाता है। ये आणविक अवस्था में पाए जाने के कारण, आणविक अवस्था में पाए जाने के कारण इनकी क्रियाशीलता का मान कम होता है। क्रियाशीलता का मान क्या होता है? कम होता है। ये आणविक अवस्था में पाए जाते हैं, इस कारण इनकी क्रियाशीलता का मान कम होता है। नंबर 7 जो है वो है दिशात्मक गुणधर्म। सातवां जो पॉइंट पढ़ेंगे दिशात्मक गुणधर्म। सहसंयोजक यौगिकों में दिशात्मक गुणधर्म पाए जाते हैं और इसके आधार पर इनके निर्माण को दर्शाते हैं। सहसंयोजक यौगिकों में, सहसंयोजक यौगिकों में दिशात्मक गुणधर्म पाए जाते हैं। सहसंयोजक यौगिकों में दिशात्मक गुणधर्म पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट, हम सहसंयोजक यौगिकों के सामान्य लक्षणों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सहसंयोजक यौगिकों के सामान्य लक्षण में सबसे पहले हमने आपको भौतिक अवस्था के बारे में बताया था। फिजिकल जो है स्टेज के बारे में बताया था। भौतिक अवस्था जो है उनकी, वो वास्तव में नॉन पोलर होने के कारण ये आपके F2 Cl2 गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, Br2 द्रव अवस्था में पाया जाता है, I2 आपकी ठोस अवस्था में पाया जाता है। क्रिस्टलीय संरचना के बारे में हमने पढ़ा, उसके अंदर हीरा और ग्रेफाइट, क्योंकि सहसंयोजक बनने के कारण अनेक परमाणु आपस में मिलकर के एक बड़ी विशाल संरचना का निर्माण कर देते हैं।
तो उसमें देखिए हीरा और ग्रेफाइट के बारे में हमने पढ़ा। हीरा विद्युत का कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। तीसरा, गलनांक और क्वथनांक पृष्ठक संरचना के अतिरिक्त इनके गलनांक और क्वथनांक के मान नहीं होते हैं। जन्म अभिलेता वास्तव में सहसंयोजक बंध होने के कारण ही नॉनपोलर होते हैं, इसलिए जब में एबिले होते हैं, जल ध्रुवीय होता है। विद्युत की चालकता, हीरा विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। दोनों में ही सहसंयोजक संरचनाएं होती है, सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है, लेकिन ये अपवाद है। रासायनिक अभिक्रिया ये जो है आणविक अवस्था में पाए जाते हैं, सहसंयोजक यौगिकों के द्वारा मॉलिक्यूल्स का निर्माण हो जाता है, H2Cl2 आगे इस प्रकार से O2, तो इसलिए इनकी क्रियाशीलता का मान कम होता है। अगला लास्ट है दिशात्मक गुणधर्म। सहसंयोजक यौगिकों में दिशात्मक गुणधर्म पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, हमने आज आपको यूनिट नंबर 2 में जो रासायनिक बंध है, केमिकल जो बॉन्डिंग है, उसमें आपको आज अपने इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय और उसके बाद में सहसंयोजक यौगिकों के सामान्य लक्षणों के बारे में आपको बताया। सहसंयोजक यौगिकों के सामान्य लक्षण के बारे में बताया। फर्स्ट पेपर में आपका चल रहा है, जिसमें आपकी सेकंड यूनिट है। तो इंटीग्रेटेड के बालकों के लिए हमने शुरू से ये यूनिट बिल्कुल स्टार्ट कर दी है, प्रारंभ से। लेकिन डिग्री कॉलेज के बच्चे जान रहे हैं कि हम ये मैटर को पढ़ा चुके हैं, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उनका रिविजन हो रहा है, फिर हम बिल्कुल समान आ जाएंगे, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। इसलिए केवल आप देख लें, आपको हमने ये मैटर पढ़ा चुके हैं, इसके नोट्स बनवा चुके हैं, इसलिए आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारा जो है यूनिट नंबर 2 में सहसंयोजक यौगिकों के बारे में हमने आपको पढ़ाया। इस प्रकार से सहसंयोजक बंध के निर्माण से मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है आपका, वो हमने आपको बताया। और इसके बाद जो सामान्य सामान्य लक्षणों के बारे में आपको बता दिया है। अगले वीडियो में हम आपको जो है ओवरलैपिंग, अतिव्यापन के बारे में आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम आपको ओवरलैपिंग और अतिव्यापन के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।